नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। नैनीताल हाई कोर्ट का राज्य सरकार को एक निर्देश है। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार को एक निर्देश दिया है। एक हफ्ते में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा पूरी करें। राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर न होने की बात कही। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को दोबारा सुनवाई करने की तारीख निर्धारित कर दी है। तो राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। फिलहाल एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर न होने की बात कही है। तो हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को दोबारा सुनवाई करने की तारीख भी निर्धारित कर दी है और फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है। तो कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं और एक हफ्ते में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा पूरी करने इस बात के आदेश दिए गए। राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। तो एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर न होने की बात कही है। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को दोबारा सुनवाई करने की तारीख भी निर्धारित कर दी है। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार को ये निर्देश हैं और एक हफ्ते में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा पूरी करें। राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को ये दोबारा यहां पर जानकारी हासिल करने के लिए इन सभी को निर्देश दे दिया है। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं। एक हफ्ते में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा पूरी करें। राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, लेकिन वहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा का अभाव है। हमारे साथ याचिकाकर्ता दुष्यंत खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। दुष्यंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, मैं दुष्यंत, क्या याचिका आपने हाईकोर्ट के में लगाई थी, जिसको लेकर यहां पर ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को? जी, मैंने मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय को 7 अप्रैल को एक ईमेल के माध्यम से पूरी जानकारी दी थी और बताया था कि उत्तराखंड में जो पीपीई किट्स का मसला है और साथ ही जो कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में जो मानक के अनुसार स्थापनाएं होनी चाहिए वो सब उपकरण नहीं लगे हुए हैं, तो जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिसके बाद ये जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया था। और अभी न्यायालय ने जब सभी पक्षों से जवाब इसमें मंगाया था तो डीजी हेल्थ के जवाब में ये बात सामने आई थी कि 15 कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में जो अधिकांश अस्पताल हैं उनमें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं, जबकि भारत सरकार के और WHO के मानकों के अनुसार सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में वेंटिलेटर होना अनिवार्य है। तो इसके बाद कल कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में, जिसमें अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में है, उसमें वेंटिलेटर एस्टेब्लिश किए जाए। ठीक है, लेकिन आपने जो दलील दी है कि यहाँ पर तमाम जो 15 डेडिकेटेड अस्पताल हैं वहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी है, किस तरह से ये तथ्य आपको हासिल हुआ, किस तरह से ये जानकारी आपने कलेक्ट की है, क्या इसका आधार है? जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी कई स्वास्थ्य कर्मियों ने भी संपर्क किया था, क्योंकि मैं जनहित याचिकाएं वगैरह करता हूं। तो राज्य के कई कर्मचारियों ने नाम न बताकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क किया था और बताया था। लेकिन जब बाद में तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने जब संबंधित पक्षों से जवाब मांगा तो भी ये स्पष्ट हुआ कि जो तथ्य है वो सही है और वास्तव में कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर करने से पहले समस्त उपकरणों की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक हफ्ते में कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा पूरी करें। राज्य के 15 अस्पताल कोरोना इलाज के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, यानी कि कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्था रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं मदन कौशिक जी। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी जी, नमस्कार सर। हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश है कि सीधे तौर पर जो 15 डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए वहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो।
एक याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका लगाई गई और आधे से ज्यादा अस्पतालों में यह सुविधा ना होने की बात कही गई है। स्थिति क्या है सर अस्पतालों की, हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो हमने कोरोना के विशेष रूप से हॉस्पिटल बनाए हैं उन सब में हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हमने ली है। लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं आइसोलेशन सेंटर की, यदि आप कर रहे हैं क्वारंटीन वाले जो हमने केंद्र बनाए हैं उनकी, तो तब उस दिशा में जरूर आप कह सकते हैं कि वहां जरूरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिक्र सर यहां पर मैं माफी के साथ रोकूंगा, ये है जिक्र यहां पर कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों की बात चल रही है कि कोरोना जो अस्पताल बनाए गए वहां पर वेंटिलेटर और आईसीयू की स्थिति नहीं है आधे से ज्यादा अस्पतालों में। हाईकोर्ट ने तभी निर्देश दिया सुनिश्चित करने के लिए। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ जो हमने मेडिकल कॉलेज चारों बनाए हैं, चारों में हमारे आईसीयू की स्थापना है। हमने देहरादून को बनाया है, वो हमारी पूरी व्यवस्था है। जो हमने भविष्य के लिए तैयार करके घोषित किए हैं कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे, उनमें सारी व्यवस्था को हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोरोना पेशेंट को हम रखेंगे और वहां वेंटिलेटर नहीं होगा तो ये कैसे संभव हो पाएगा। बिल्कुल, वो तो रखना पड़ेगा हमें। इसलिए आप निश्चित रहिए, हाईकोर्ट का जो निर्देश प्राप्त हुआ है हम पहले से उसको कर रहे थे। कहीं कोई कमी सरकार के स्तर पर नहीं आने दी जाएगी। हम लोग ऐसे राज्य में सम्मिलित है जिन्होंने अपनी तैयारी 2 कदम आगे बढ़कर की है, और यही कारण है कि अगर मरकज को छोड़ते हमारे यहाँ कोई पेशेंट मरकज से अलावा नहीं है, वो लोग भी ठीक होकर अब अपने घर जा रहे हैं। मदन जी, अगर देखिए 29 अप्रैल की म्याद रखी है हाईकोर्ट ने और ये कहा कि 29 अप्रैल को हम दोबारा से सुनवाई की तारीख निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसे में 29 तारीख तक वेंटिलेटर आईसीयू की व्यवस्था पूरी हो जाएगी, ये मान लिया जाए क्या? हाँ 100%। जो हमने कोरोना को केंद्र मानकर और सारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए हैं, सब में जितने बेड की व्यवस्था की है, जितने वेंटिलेटर होने चाहिए, जिस अनुपात में होने चाहिए, वो व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएगी। सरकार की सर क्या स्थिति है अभी? सरकार के ये हमने स्वास्थ्य स्तर पर बात की, स्वास्थ्य के जो तमाम व्यवस्थाएं उस पर बात की। तमाम जो अभी मरीज है या क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में तमाम लोगों तक खाने की व्यवस्थाएं हो, तमाम सुविधाएं, और खासकर उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत से गाँव हैं जहां तक सरकार की पहुंच होना बहुत दुर्गम स्थल पड़ जाते हैं, दुर्गम रास्ते होते हैं, तमाम प्राकृतिक चुनौतियां भी होती हैं। उन स्थानों पर स्थिति क्या है? आपको मैं बताऊं तो सर जी, हमारे राज्य में आप देखेंगे विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद भी जी हमने प्रत्येक गांव में जहां राशन की आवश्यकता थी वहां राशन हमने भेजा है। प्रत्येक प्रवासी मजदूर जो राज्य में रुके हुए हैं उन सबके लिए खाने की, रहने की और राशन की व्यवस्था की है जी। प्रत्येक जगह जहां पर हमारे टूरिस्ट लोग रह गए थे उन टूरिस्ट के लिए रहने की, खाने की और दवाई इत्यादि की व्यवस्था हमने की है। हमारे राज्य में कहीं से भी आपने एक शब्द नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा कि हमारे रहने की या खाने की व्यवस्था में कोई कमी आई है। इसलिए हमने पूरे के पूरे, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो गांव दराज में रहने वाले वो लोग हो जिनको राशन की आवश्यकता है, वो काम पर नहीं जा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है, वो सारी व्यवस्था हमने विधिवत रूप से और ठीक प्रकार से की है। मदन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके की स्थिति अभी है, टूरिस्ट का आपने जिक्र किया, इसके साथ ही साथ जमातियों की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जितने बड़े स्तर पर नंबर सामने आए हैं उसमें आप 80% का आकलन कर सकते हैं कि वो जमाती हैं, और ऐसे में जमाती अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो कि छिपे हुए हैं या फिर जो सामने नहीं आ रहे, उनको लेकर भी कुछ प्लान चल रहा है कि सरकार का? सर जी, निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। आप पहले अगर हमारे कोरोना पॉजिटिव के छोड़ दे तो 100% ये सब मरकज और वो तबलीग वाले लोग हैं। हम लोगों ने पहले इनको चिन्हीकरण करके बाहर निकालकर और इनको हमने एडमिट कराया है। इसके बाद हमने कुछ पर मुकदमे दर्ज किए हैं और हमने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अभी भी अपनी पहचान छिपा रहा है तो जो व्यक्ति उनको आश्रय देंगे, जो व्यक्ति उनको अपने घर में छिपाएगा, जो व्यक्ति उनको अन्य स्थानों पर छिपाएगा, उसके खिलाफ भी वही धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे जिन धाराओं में मरकज से आए हुए लोगों के खिलाफ हम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हमने कहा है कि आप समय रहते हुए संबंधित अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपना अभी भी बता सकते हैं, और यदि अभी भी नहीं बताएंगे तो तब कड़ी से कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से वो की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर उनका कहना था कि तमाम व्यवस्थाओं को हम संभाल रहे हैं। खासकर उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर कई ऐसी दुर्गम चुनौतियां रहती हैं जिनको लेकर सरकार लगातार उन पर मॉनिटरिंग कर रही है, प्रशासन को लगातार निर्देश दे रही है कि उन तमाम स्थानों पर जाकर सुविधाओं को दिया जाए। मदन कौशिक जी, पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन हुआ है। जो पलायन के लोग थे, जो पलायन करके चले गए थे, आज वापस उत्तराखंड में आ गए हैं। इस संकट के दौरान सरकार कैसे इन्हें रोकना चाहेगी? दो चीजें हैं। जो लोग, चाहे वो मजदूर बाहर करने वाले लोग हों, होटल वाले लोग हों, टेक्निकल लोग हों, जब वो वापस उत्तराखंड राज्य में आए तो हम लोगों ने तत्काल संबंधित जिलाधिकारी को और पलायन आयोग को इस काम में लगाया और हमने पूछा कि इन लोगों से 3-4 विषयों पर बातचीत करनी है। आप कब आए, आपके जाने का कारण क्या था, आप क्या कार्य करते थे, आप उत्तराखंड में रहना चाहते हैं तो क्या काम करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट हमें जिले वाइज प्राप्त हो रही है और हमारे पास इतनी बड़ी संभावना है कि इसमें जो मजदूर हैं या होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ ब्लॉक स्तर पर एक योजना बना रहे हैं कि सब्जी इत्यादि है, डेयरी इत्यादि है या अन्य प्रकार का इस प्रकार का काम है, उनको कैसे इन्वॉल्व करें। इसमें सरकार भरपूर अनुदान देगी, ये सरकार ने तय किया है। इससे अलग वो लोग हैं जो टेक्निकल है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे जी, उन लोगों के लिए हमने यहाँ जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों में चाहे हमारी पेरोल नीति हो, चाहे हमारी उद्योग नीति हो, चाहे हमारी टूरिज्म नीति हो, ये सारी नीतियां ऐसी हैं जो नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जी। इसमें लोन इत्यादि की व्यवस्था सरकार के जिम्मे रहता है। हम सब लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। तो हम लोगों ने इस पूरी स्टडी कराने के बाद हमारा प्रयास होगा कि ये मैक्सिमम लोग हम उत्तराखंड में रोकने में सफल हो जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। सर, अगर देखें पलायन आयोग की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इन्हें उत्तराखंड में हालात के दौरान, इस हालात में अगर वर्तमान स्थिति में देख, सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, तमाम रोजगार की वर्तमान स्थिति है, उसमें रोकना मुश्किल होगा। इतने बड़े स्तर पर आपको रोजगार उपलब्ध कराने होंगे, इतने बड़े स्तर पर आपको संभावनाएं दिखानी होंगी। ये इसके लिए क्या प्लान है सरकार के पास? तुषार जी, देखो, मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ संभावना है जी। आप बताइए, हमारे यहाँ हम 4 धाम का प्रसाद बनाते हैं जी। हमारे यहाँ सहायता समूह लगाए और इसमें अभी भी इतनी संभावना है कि कितना ही प्रसाद ये लोग भी मिलकर बनाए। हमारे यहाँ संभावना है पेरोल नीति में बाहर के लोग आ रहे हैं, ये सब लोग मिलकर काम करें। हमने कॉन्ट्रैक्टर नीति बनाई है, उसमें आकर कॉन्ट्रैक्टर नीति के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन करा के काम करें जी। हम लोगों ने टूरिज्म नीति बनाई है, उद्योग का दर्जा देते हुए, और अपने राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने की नीति बनाई है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के काम करें। बिल्कुल, राज्य में इस संभावनाओं को हमने तलाशा है और इस संभावना के मद्देनजर यहाँ के नौजवानों को हम इससे जोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता हमें मिलनी चाहिए। मदन जी, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या ये पहले दिन से, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, क्योंकि जब रोजगार की चिंता सताने लगेगी इन तमाम लोगों को, तो पहले दिन से सरकार की तमाम संभावनाएं धरातल पर उन्हें साकार होती नजर आएंगी, उनको मौका मिलेगा? निश्चित रूप से। मैं आपको बताऊं कि आप हमारा होमवर्क देखेंगे जी। हमने 9 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं है, पूरे के पूरे जिला अधिकारी इस पर होमवर्क कर रहे हैं। पलायन आयोग इस पर रात दिन काम कर रहा है। सरकार ने 2 बार बड़ी चिंतन बैठक इस पर बुला ली है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से जोर देकर कहा कि इसमें हमें सफल होना ही है। तो मैं समझता हूं कि हम कितने % सफल होंगे जी। ये हमारे विश्वास के आधार पर है कि हम इसमें सफल होंगे, 100% सफल होंगे। चलिए, बहुत बेहतर भी होगा, बहुत बेहतर भी होगा, क्योंकि रिवर्स पलायन की सरकार हमेशा से कोशिश करती रही। एक मौका भी है सरकार के पास कि सभी को रोककर रिवर्स पलायन कराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए।